हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हाउस होल्ड सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलो आज मैं आप लोगों को वायरिंग कराना सिखाता हूँ। वायरिंग करना, जैसे घरों में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, आज वो करना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों, क्या होता है कि जो वायरिंग होती है वो दो टाइप्स से वायरिंग आप कर सकते हैं। दो सिस्टम ऑफ वायरिंग है, एक तो है आपका ट्री सिस्टम और एक है आपका रिंग सिस्टम। ट्री सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, तो हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे और अब आप सर्किट्स को जोड़ना सीख जाओगे आज के बाद से। ओके, चलो तो अब देखो कैसे सर्किट्स आपके घरों में जो वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग कैसे होती है। एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपके घर में 3 वायर्स आते हैं। जब ट्रांसफार्मर से जलता है तो 3 वायर्स वहाँ से आते हैं। 2 वायर्स तो एक तो होता है आपका फेज वायर, फिर एक होता है न्यूट्रल, ठीक, एक होता है अर्थिंग। पहले तो देखो कि अब तो पहले जब केबल आता था तो एक तो काले रंग का केबल होता था जिसमें एक रेड और एक ब्लैक कलर का वायर होता था, ठीक, केबल के अंदर। फिर एक उसके साथ स्टील का एक वायर आता था, वो अर्थिंग का काम करता था, ठीक है। तो अब क्या है कि ये 3 वायर्स आपके घर में आ गए। अब क्या है, अब यहाँ से सबसे पहले आपके घर के बाहर क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है। मीटर लगा होता है, सबके घर में मीटर लगा होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से फेज और न्यूट्रल 2 वायर आएंगे। अब फेज वाले वायर में मीटर से जस्ट पहले क्या लगा होता है, एक फ्यूज लगा होता है। क्या लगा होता है, एक फ्यूज लगा होता है। फिर ये वायर चला गया मीटर में, ठीक। फिर 2 वायर मीटर से निकलेंगे, 2 वायर मीटर से निकले और यहाँ पे एक स्विच लग गया। ओके, ये स्विच लग गया। फिर इस स्विच से 2 वायर हमने निकाला और अब ये एक वायर, ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल है और ये आपका अर्थिंग है। अर्थिंग वायर कहीं भी मीटर उटर में नहीं जाता है, ये बाहर ही बाहर रहता है। ये चला गया। अब यहाँ से जो 2 वायर निकले इस स्विच से, यहाँ स्विच नहीं लगा, डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हो, डायरेक्ट जोड़ के डायरेक्ट भी ले आ सकते हो यहाँ पे। अब ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अब आपके घर में मीटर से जो लाइट आती है वो कहाँ आती है, किसी रूम में एक बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड में लाइट आती है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ये एक फ्यूज़ और आ गया और एक ये फ्यूज और जोड़ दिया गया। मान लेते हैं इसको F2 बोल देते हैं और इसको F3 बोल देते हैं। तो एक ये फेज वायर से फ्यूज जुड़ा, फिर हमने ये न्यूट्रल वायर था और ये हमारा अर्थिंग चला गया, ठीक है। हमने फिर एक फेज से एक और फेज निकाला और यहाँ पे एक फ्यूज और जोड़ दिया। अब देखो क्या है, अब यहाँ से देखो 3 वायर निकल गए ना। अब ये 3 वायर जो बोर्ड में से, अब बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कहाँ जाएंगे, जो स्विच होते हैं। अब देखो, ये मान लो कि अब आपने यहाँ पे एक बल्ब जलाना है, एक रेफ्रिजरेटर चलाना है और एक 3 सॉकेट पिन देना है, प्लग देना है। तो अब आपको क्या करना है, देखो जो स्विच होता है, जो अब दबाने से आपका बल्ब जलता है, तो उसका एक जो है फेज वायर से जोड़ दो, एक कनेक्शन फेज वायर से कर दो। अब जो दूसरा जो है एंड, उसको ले जाके जोड़ दो बल्ब के एक एंड से और बल्ब का दूसरा एंड जोड़ दो न्यूट्रल से। ये हमारा कनेक्शन हो गया। जैसे ही ये स्विच ऑन करोगे, सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट अब इस बल्ब से फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एक फेज एक न्यूट्रल, मतलब फेज से वायर ले आया, स्विच में जोड़ा,
स्विच से फिर बल्ब ले गए, बल्ब का एक एंड फिर जोड़ दिया न्यूट्रल में। तो अब ये हमारा कनेक्शन किसका हो गया, बल्ब का कनेक्शन हो गया। तो आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा। अब फिर क्या है, अब मान लो रेफ्रिजरेटर को जोड़ना है, तो रेफ्रिजरेटर में भी क्या है, एक फेज वायर ले आए स्विच के पास, स्विच का दूसरा एंड रेफ्रिजरेटर में जोड़ा, रेफ्रिजरेटर से एक एंड जोड़ दिया न्यूट्रल में। तो ये अब हो गया हमारा, जैसे ही स्विच ऑन करोगे रेफ्रिजरेटर आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। अभी क्या है, सर्किट ब्रेक है, जैसे इसको दबाओगे सर्किट क्लोज हो जाएगी, तब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगी, तो जिससे आपका रेफ्रिजरेटर चालू हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे देखो मान लो कहीं पे आपको एक प्लग जोड़ना है, तो सबसे पहले उस जो सॉकेट होता है उसके बगल में वो तो स्विच से ऑन होता है, तो आप क्या करोगे, फिर स्विच के पास ले गए, अब स्विच से सॉकेट में ले गए एक एंड, दूसरा एंड जोड़ दिया न्यूट्रल से। अब सॉकेट में 3 एंड होते हैं, तो अब ये तीसरा जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब इसको हम लोग किससे जोड़ देंगे, न्यूट्रल से जोड़ देंगे। हर एक इंस्ट्रूमेंट में 3 टर्मिनल नहीं होते हैं, या तो सॉकेट में होगा, या जो बहुत ज़्यादा करंट जिसको ज़रूरत पड़ती है उनमें होगा। जैसे हीटर में, हीटर के जो प्लग आते हैं, रेफ्रिजरेटर के प्लग आते हैं, जो आप आयरन यूज करते हो प्रेस करने के लिए उसके जो प्लग आते हैं, जो हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जो हैवी मतलब ज़्यादा करंट लेने वाले डिवाइसेस हैं, उनमें क्या होता है, ये 3 पिन वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो एक पिन क्या होता है, वो अर्थिंग के लिए होता है, ताकि कभी मान लो ज़्यादा करंट आया तो ये ग्राउंड कर दे, इसको क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट ना खराब हो, ना ही आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे। और फिर आप ये जो 3 वायर और फेज न्यूट्रल अर्थिंग है, इसको और दूसरे रूम में ले जाके लगा दिया, फिर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो भी आपको चलाना है, ये 3 वायर जा रहा है, यहाँ से जोड़ते चले जाओ और आपका कनेक्शन होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा ट्री सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ट्री सिस्टम, इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर बना लो बच्चों, फिर हम आपको बताते हैं, लिखवा देते हैं कि ये क्या होता है। तो 2 टाइप की वायरिंग हमने देखी, ये एक हमारी ट्री सिस्टम, तो ये हमारा ट्री सिस्टम वायरिंग है। ये क्या है, ट्री सिस्टम वायरिंग है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि जो हमने ट्री सिस्टम बनाया, अब उसको देखते हैं वो था क्या। देखो, इन दिस सिस्टम द डिफरेंट ब्रांच लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अलग अलग ब्रांच लाइन आपको ले जानी है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग ले जाइए। फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस, घर के अलग अलग हिस्से में ले जाना है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया, वहाँ से एक रूम में, फिर वहाँ से दूसरे रूम में, फिर वहीं से तीसरे रूम में ले गए। ठीक, दीज ब्रांच लाइन्स लुक लाइक द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ये जो ब्रांच लाइन्स है, ये लगता है जैसे किसी ट्री की पेड़ की शाखाएं होती हैं। एक जैसे पेड़ कैसा होता है, यहाँ तक पेड़ आया, अब इधर से एक ब्रांच इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये ब्रांच जैसा, ट्री के ब्रांच जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, ईच ब्रांच लाइन इज टेकन टू अ रूम। हर ब्रांच लाइन कहाँ जाती है, रूम में जाती है, थ्रू अ फ्यूज इन द लाइन। उस लाइन में एक फ्यूज लगा करके हर एक रूम में अलग अलग ब्रांच लाइन जाती है। अब देखो, द डिफरेंस इन द लाइन वायर, द डिफरेंट सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो भी सर्किट है सब क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्टेड क्यों है, सो दैट इफ देयर इज ए शॉर्ट सर्किटिंग इन वन डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसका फ्यूज उड़ जाएगा। किसी एक रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके बाहर जो फ्यूज लगा है वो उड़ जाएगा, तो बाकी रूम में जलता रहेगा। ठीक, विदाउट अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द अदर सर्किट्स। द न्यूट्रल एंड अर्थ ई आर कॉमन फॉर ऑल सर्किट्स। जो ई होता है अर्थिंग और न्यूट्रल वायर, वो सबके लिए कॉमन होता है।
बस फेज वायर चेंज होता है, और न्यूट्रल जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक सर्किट पूरी नहीं होगी। अब देखो जैसे अब तो वायरिंग चेंज हो गई थोड़ा सा सिस्टम, पहले जो वायरिंग होती थी वो इसी टाइप से होती थी। आप पहले अगर आपका घर बहुत पहले का बना हुआ होगा और वायरिंग हुई होगी तो देखिएगा कि सेम हर एक बोर्ड में एक आपका फ्यूज़ लगा होगा, और जैसे ही उस रूम का फ्यूज उड़ता है तो उस रूम की लाइट चली जाती है, बाकी रूम की लाइट जलती रहती है, ये आपने देखा होगा। तो उसमें यही सिस्टम होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मीटर से वायर कहाँ चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला गया। अब यहाँ से जितनी रूम में हमें सप्लाई चाहिए होगी उतना मेन वायर और न्यूट्रल वायर ले जाएंगे और उसको पैरेलली कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होता है कि अगर किसी एक किसी एक रूम का फ्यूज़ उड़ा तो बाकी रूम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी रूम की लाइट चलती रहेगी। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे कुछ और चीज़ें लिखवा देते हैं। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चलो चलिए अब देखिए क्या है, ऑल द अप्लायंसेस इन ए रूम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। in a room are connected in parallel। जितने भी अप्लायंसेस आप लगाते हो, चाहे पंखा जोड़ रहे हो, चाहे फ्रिज जोड़ रहे हो, चाहे सॉकेट जोड़ रहे हो, सब कैसे होंगे, सब पैरेलली कनेक्टेड होंगे, सो दैट दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। दे वर्क एट द सेम वोल्टेज। अब देखो मैंने आपको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताया था ना, जैसे रेजिस्टेंस जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका वोल्टेज अगर V है तो यहाँ पे ये V1 हो जाता था, इसके बीच में पोटेंशियल V2 हो जाता था, और इसके बीच में पोटेंशियल V3 हो जाता था। तो ये पोटेंशियल डिफर हो जाता था, यही V ब्रेक हो जाता था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन अगर आपने इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होता था, अब इसका पोटेंशियल V है तो ये भी पोटेंशियल V, ये भी पोटेंशियल V, ये भी पोटेंशियल V। तो यही हम बोल रहे हैं कि अगर पैरेलली कनेक्टेड होंगे सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो वहाँ पे सेम वोल्टेज पे सारे वर्क करेंगे, सेम वोल्टेज पे वर्क करेंगे। ओके, चलो तो द लाइन वायर्स यूज्ड फॉर कनेक्शंस used for connections should be of proper current carrying capacity, should be of proper current carrying capacity, proper current carrying capacity। ये क्या होगा, एक प्रॉपर करंट कैरिंग कैपेसिटी की होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। कितना रेटिंग का अप्लायंसेस है, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस to avoid their overrating।
ताकि वो ओवरहीट ना हो पाए। अब जैसे आप देखोगे, अगर आप मान लो कि रूम हीटर जलाना है आपको, ठीक, रूम हीटर आपको यूज करना है, और आपने क्या किया कि उसका प्लग तो अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन जो सॉकेट है जहाँ पे उसको लगाना है वो नॉर्मल सॉकेट है, वो पावर बोर्ड नहीं है, वो पावर सॉकेट नहीं है, नॉर्मल सॉकेट है, आपने इसको लगा दिया, तो क्या होगा देखना कि 1 घंटे के बाद वो सॉकेट जो है गल जाएगा, गर्म होके गल जाएगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, इसलिए ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया, आपने भी किया होगा, आप भी किया करो ये सब चीज़ें। नहीं समझ आता है तो आप क्या करो, एक हैलोजन ले लो और उसमें नॉर्मल वाला जो प्लग लगाते हो एकदम 5 रुपये वाला प्लग लगा दो, ठीक, और ले आके सॉकेट में लगा दो, उसको जला दो, देखना क्या होगा, तो 10 से 15 मिनट बाद वो आपका सॉकेट भी गल जाएगा और आपका जो प्लग है वो भी गल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1000 वाट का है। अब उसको उसकी रेटिंग के हिसाब से हमें प्लग और सॉकेट यूज करना पड़ेगा। अगर पावर सॉकेट नहीं यूज कर रहे हो आप, तो क्या होगा, वो लगाते ही उड़ जाएगा, पिघल जाएगा, क्योंकि ओवर हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो उतना गर्मी झेल नहीं पाएगा। इसीलिए क्या होता था, जो जिनको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, जिनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, उनका देखोगे वो एक अलग टाइप की मिट्टी के बने होते हैं सॉकेट्स, देखोगे उसमें बोर्ड, उसका जो वो खोल के देखोगे, जो सॉकेट होता है उसको खोलोगे, देखोगे उसमें एक जैसे ठोस मिट्टी के बना होता है, क्योंकि वो हीट कैपेसिटी झेल सकता है, प्लास्टिक नहीं झेल सकता, प्लास्टिक पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये अक्सर होता है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, तो ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, कभी कभी आग लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर जिस कैपेसिटी का हमें चाहिए उस कैपेसिटी का हम लोग को सॉकेट बोर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा ट्री सिस्टम हो गया। अब देखो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ कमियां हैं। अब उन कमियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज है भाई। ओके, चलो देखते हैं क्या डिसएडवांटेज हैं ट्री सिस्टम के, आखिर क्यों अब ये ज़्यादा यूज नहीं होता। देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री सिस्टम। अब ट्री सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो जो पहला डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर्स प्लग्स एंड सॉकेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर डिफरेंट करंट कैरिंग कैपेसिटीज। अलग अलग करंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए अलग अलग साइज का हमें सॉकेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये लिख लीजिए, इट रिक्वायर्स plugs and sockets of different sizes for different current carrying capacities। different current carrying capacities। मतलब क्या है कि अगर अलग अलग करंट कैरिंग कैपेसिटीज का हमें यूज़ करना है तो उसके लिए अलग अलग साइज के सॉकेट्स और प्लग्स आपको लेने पड़ेंगे। जैसे जो आपका
जो पावर एडाप्टर होता है, पावर सॉकेट होता है, वो देखो बड़ा होता है, उसमें 5 पिन्स यूज होते हैं, और जो नॉर्मल सॉकेट होता है वो 3 पिन का होता है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग अगर करंट कैरिंग कैपेसिटीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूज करने हैं तो उसका अलग अलग साइज भी होता है अवेलेबल। ओके, दूसरा क्या है डिसएडवांटेज इसका, व्हेन द फ्यूज इन वन डिस्ट्रीब्यूशन when the fuse in one distribution line blows, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का फ्यूज उड़ जाता है तो it disconnects all the appliances, it disconnects all the appliances in the distribution line. क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एक फ्यूज़ उड़ जाता है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का फ्यूज उड़ गया, जब वो फ्यूज उड़ता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से एक रूम में गया कनेक्शन, तो उस रूम में बल्ब, पंखा, फ्रिज, कूलर कुछ भी नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हो सकता है एक बल्ब फ्यूज हुआ उसकी वजह से सारा सर्किट बेकार हो गया। तो फ्यूज उड़ने की वजह से क्या होता है कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का अप्लायंसेज जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगला क्या है, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो वायरिंग होती है, दिस वायरिंग इज एक्सपेंसिव। ये वायरिंग काफ़ी महंगी है। क्यों महंगी है? जैसे देखो कि मीटर से आप वायर निकालते हो तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गया, अब फिर यहाँ से जितने रूम में ले जाना है उतने वायर के हमको ले जाना पड़ेगा। 5 रूम है तो 5 जगह वायर जाएगा, फिर बोर्ड में जाएगा, बोर्ड से फिर हर एक पंखे में जाएगा, पैरेलली कनेक्ट होगा। तो इसकी से क्या होगा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं, अगला डिसएडवांटेज क्या है भाई, मान लेते हैं एक अप्लायंस है, इफ अ न्यू अप्लायंस मान लेते हैं एक न्यू अप्लायंस को हमने इंस्टॉल किया, टू बी इंस्टॉल्ड, एक हमने नया अप्लायंस इंस्टॉल करना चाहा, रिक्वायरिंग हायर करंट, रिक्वायरिंग हायर करंट, जिसको कि ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरिंग हायर करंट, जिसको कि ज़्यादा करंट की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि 15 एम्पियर। एक हमने नया अप्लायंस इंस्टॉल किया, अब मान लेते हैं उसके लिए ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ रही है 15 एम्पियर की। वाइल द ओरिजिनल सर्किट इन द रूम ओरिजिनल सर्किट इन द रूम, जो ओरिजिनल सर्किट है रूम में वो क्या है, इज फॉर 5 एम्पियर रेटिंग, इज फॉर 5 एम्पियर रेटिंग। ये क्या है,
5 एम्पियर की रेटिंग के लिए है, ठीक है। देन इट इज नेसेसरी टू पुट then it is necessary to put new leads up to the distribution box. New leads up to the distribution box. Up to the distribution box. This could be quite expensive. This could be quite expensive. ये काफी महंगा होता है एंड इनकन्वीनियंट। ये क्या होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इनकन्वीनियंट होता है। देखो क्या है, जैसे मान लो, जैसे मैंने जो फेस किया है, जैसे हम जब कभी गांव में जाते हैं, तो हमारे गांव में अब जैसे आज के जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं वो थोड़ा चौड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, गांव में हमारे जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं सब में क्या है कि वो मतलब 2 सॉकेट वाले 2 पिन वाले सॉकेट्स हैं। अगर ये 2 पिन वाले सॉकेट्स में आप अपना चार्जर घुसाते रह जाओगे, नहीं घुसेगा। और जैसे नोकिया का चार्जर पहले आता था, तो नोकिया के चार्जर में 3 पिन हुआ करते थे, याद है। अब ये 2 ही पिन का सॉकेट है, अब 3 पिन वाला हम कहाँ घुसाएंगे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो हम कहाँ ले जाएं, तो फिर पता चलता था कि एक अलग से एक्सटेंशन बोर्ड ले आते थे, उसमें लगाते थे, तब जाके उसको लगाते थे। और देखो ये जो है कि रेटिंग वाला जो है, जैसे मान लो आपने नॉर्मल कनेक्शन करवा दिया, 5 एम्पियर के हिसाब से आपने कनेक्शन करा दिया, जो आपने सॉकेट लगाया, जो आपने स्विच लगाए, जो आपने प्लग लगाए, वो 5 एम्पियर रेटिंग के हिसाब से लगा दिया। अब मान लो आपको अपने बाथरूम में गीज़र लगवाना है, ठीक। अब गीज़र आपने लगा तो दिया, अब उसका प्लग लगाओगे कहाँ लगाओगे प्लग, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 1-2 वायर लाने पड़ेंगे, वहाँ एक कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर उससे हम ये उसको चला पाएंगे। ऐसे नॉर्मल बोर्ड में वो घुसेगा ही नहीं, ना ही वो तो लगा दोगे तो गल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब इसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि आपने एक बार कनेक्शन करा दिया। अब आपको कोई हैवी मोटर चलाना है, फ्रिज ले आए, फ्रिज लगाना है, तो अब कहाँ लगाओगे, आपने तो कनेक्शन कराया नहीं, सब 5 एम्पियर के हिसाब से करा दिया। अब 15 एम्पियर का लोड लेने के लिए हमको उस हिसाब से सॉकेट्स चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नया कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ले आना पड़ेगा। वायरिंग, सोचो वायरिंग पूरी आपके घर में हुई है, लेकिन फिर भी अब आपको फिर से वायर लाना पड़ेगा, एक बड़ा सा बोर्ड लाना पड़ेगा। बोर्ड मतलब अब आपको उस पावर रेटिंग का बोर्ड लाना पड़ेगा, उस पावर रेटिंग का सॉकेट लाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिस्टम था बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता था पहले, लेकिन अब इसमें ये सब ड्रॉबैक्स थे, इतने सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसकी वजह से अब इसका यूज बहुत कम हो गया है। अब जो वायरिंग यूज होती है वो यूज होती है रिंग सिस्टम वायरिंग। कौन सी वायरिंग, रिंग सिस्टम वायरिंग। तो अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि रिंग सिस्टम वायरिंग क्या होती है, कैसे वायरिंग होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसका क्या एडवांटेज है, जैसे इसके तो डिसएडवांटेज है, उसके क्या एडवांटेज है, वो क्यों यूज किया जा रहा है,
क्यों जाता है फ्रिक्वेंटली, उसका उसी से कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो हम लोग इसका दूसरा सिस्टम ऑफ वायरिंग पढ़ते हैं। 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ओके, चलो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।